जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आज मैं एक बार फिर सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन जैन सिंह भदौरिया एक ऐसे विषय के ऊपर बात करना चाहता हूं जो कि मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आए और लगातार मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। मैं उनको जितना मेरे पास जानकारी है और जिस तरीके से मैं सेटिस्फाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ वो लगातार कर रहा हूँ। मैंने आज महसूस किया क्यों ना इसके बारे में आप लोगों से मैं बात करूं। बात करता हूं मैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की, यानी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जो भी, खासकर मैं जवानों की बात करूंगा, बाकी जेसीओ साहब हैं वो तो अपने हिसाब से अपना जा रहे हैं। जो जवान 15 साल सर्विस करके उन्होंने प्लान कर रखा था कि मैंने फौज छोड़नी है, और जो 15, 16, 17 या कुछ अनविलिंग कर रहे हैं, कुछ नायक हैं, कुछ लेस नायक हैं, तमाम ऐसे केसेस आए हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी प्लानिंग पर एक बड़ा झटका है कि जो 2.5% कोटा था यूनिट्स के लिए वो अभी 0.5% कर दिया है। तो ये अभी किसी के हाथ में नहीं है दोस्तों, ना ही आपके सीओ साहब कुछ कर सकते हैं, ना ही आपका जो चैनल है यूनिट लेवल के ऊपर या आगे फॉर्मेशन लेवल पे वो कुछ नहीं कर सकता। वो स्पेशल केसेस हैं जो 1% है, उसमें वैसे भी आप जाओगे और सीओ साहब की रिकमेंडेशन के हिसाब से जा सकते हो। उसमें आपने देखा होगा, चाहे किसी का इंडिसिप्लिन केसेस हों, मेडिकल केसेस हों या डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हो, आप किसी भी तरीके से आवा के जरिए जा सकते हैं। तो वो एक चीज़ है। अब मैं बात करता हूँ आप प्रीमेच्योर जाना क्यों चाहते हो। मैंने बोला था, एक वीडियो डाला है कि भाई जवान प्रीमेच्योर मेरे हिसाब से इसलिए जाना चाहते हैं कि वो फौज में अपने आप को उस तरीके से उस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं या सोचते हैं कुछ और है। तो मैं 4-5 चीज़ों के विषय में आपसे बात करना चाहता हूं कि जैसा कि मैं पिछले 6, 7, 8 महीने पहले रिटायरमेंट होके आया हूं, और जो मैंने यहाँ पर देखा है, जिस मैं सोसाइटी में रहता हूं, तो बहुत सारे इन्फेंट्रीज के, आर्मर्ड के, आर्टिलरी के, ज़्यादातर मैक्सिमम संख्या में मुझे हवलदार मिले हैं, नायक, लेस नायक मिले। उनकी सर्विस लाइकली 15 to 18 या 20 ईयर्स है। और मैं उनको पूछता हूँ, भाई आप कब आए, तो हर एक आदमी बोलता मैं 2 साल आया हूँ, 3 साल से आया हूँ या 1.5 साल से आया हूँ। किस प्लानिंग से आए कि आप साहब जानते हो, आप तो एसएम साहब थे, फौज में इतनी बड़ी तंगी चल रही है, बड़ा नौकरी करना मुश्किल है। तो उनकी वो मुश्किल खत्म तो हो गई। अब कौन सी मुश्किल शुरू हुई कि यहाँ पर अब गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का हाल देख रहे हो कैसा है। अब कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है, तो वैकेंसी निकलती हैं, बहुत सारे इसमें भी कोटे हैं। और एक जो हमारे भूतपूर्व सैनिकों का कोटा है, उसमें भी बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक भी इकट्ठे हो रहे हैं। तो वहां भी कंपटीशन उस तरह होता जा रहा है जैसे जो ओबीसी और जनरल में हो रहा है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी आप फौज के अंदर हो। ये वीडियो उन्हीं के लिए जो भी फौज के अंदर हैं। और मैं जब अपनी यूनिट से आया था, 60 से 65 लोग खड़े हैं, साहब मैंने जाना है, किसी तरीके से जाना है, आप तरीका बताओ। तो कोई भी तरीके नहीं है। बट मैं आज आपसे एक बात करना चाहता हूं दोस्तों, यदि आपने फौज छोड़नी तो आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि आपकी प्रेजेंट टाइम में लायबिलिटीज क्या है। यानी आपके प्रेजेंट टाइम में, मैं फाइनेंशियल लायबिलिटीज की बात करूं तो आपके पास एक घर होगा, उसका आपने ईएमआई पक्का दे रहे होगे। आपके बच्चों की एजुकेशन लाइकली 50 to 5, 6, 7 इस क्लास में आपके बच्चे होंगे, तो उनकी भी हायर एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होगा। तो ये लायबिलिटीज के साथ यदि आप फौज छोड़ना चाहते हो तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क के साथ रिस्क लेना चाहते हो। हाँ, आप फिर भी छोड़ रहे हो तो आपके पास क्या स्ट्रेंथ है, मैं उसके बारे में बात कर सकता हूं। सबसे पहले आपके पास अपनी एजुकेशन होनी चाहिए। यानी आप 10 क्लास से फौज में भर्ती गए हैं, 12 क्लास से गए हैं, तो आपने कोई ना कोई ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, डीएड किया है, बीबी किया है, एमबीए किया है। तो मैं जरूर मान सकता हूं, हाँ, यहां आप आके थोड़ा तैयारी के बाद आप कंपटीशन फेस कर सकते हो और आपको जॉब मिल सकती है। तो जॉब के बारे में बात करें, आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, तो आप जो आपकी स्टेट आर्मड फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, पटवारी हैं, या क्लास टीचर हैं, या और भी क्लर्क एसएससी हैं, उनमें आप जा सकते हो, बशर्ते आपकी एजुकेशन, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आप इस चीज से शुरू से ओरिएंटेड रहे हैं। तो दूसरी, आपने कोई एमबीए किया है, बीबी किया है और कुछ अच्छा किया है, तो आप प्राइवेट कंपनी में भी आप सर्वाइव कर सकते हो दोस्तों। तो पहला था आपकी एजुकेशन, उसके हिसाब से जॉब। तीसरा है डीएससी, यानी डिफेंस सिक्योरिटी कोर, जो हमारी सेना का ही एक अंग है, जिसमें मैं अभी प्रेजेंटली बात करता हूं। मैं यूनिट से कम मेरे 30-40 लड़के पेंशन आए, वो सब अपने अपनी अलग अलग प्रॉब्लम थी, लेकिन सारे डीएससी में हैं लगभग। जो उनका क्यूआर मीट कर रहा था वो सब डीएससी चले गए। क्यों? मैं और नीचे सिक्योरिटी लेवल की बात करता हूं। कहीं आप जाके सिक्योरिटी करते हो तो दोस्तों 10 से 12 हजार रुपए मिलते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आप अमाउंट लेके आए हो 20 लाख, पेंशन आपकी 12-13 लाख, इससे काम आपका चल रहा नहीं, सारा पैसा ईएमआई में जाएगा, या बचत कैसे करोगे और पैसे को इन्वेस्ट कहां करोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा।
तीसरी बात, आपको मैंने जॉब की बात बताई, तो डीएससी इज द बेटर ऑप्शन। आप आते हो फौज में, बहुत सारी चीजें उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, तो आप डीएससी ज्वाइन कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप डीएससी आराम से ज्वाइन कर सकते हो। बात करता हूं आप में बिजनेस, तो बिजनेस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं इतना जानता हूं, जो लोग 1000 में से 1 या 100 में से 1 लोग जो उस बेल्ट के नजदीक हैं, या किसी इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक हैं, या किसी कैंटोनमेंट के नजदीक है, तो वो छोटा मोटा बिजनेस करके अपना काम चला सकते हैं। और कोई बहुत ही दूर दराज इलाके में है जहां कोई बिजनेस का स्कोप ही नहीं है, था बिजनेस में भी बहुत बड़ा कंपटीशन है दोस्तों। तो ऐसा सोच के नहीं आना कि मैं ये जाकर के 10 रुपए के मैं 10 लाख बना लूंगा, तो इतना पॉसिबल नहीं है सिविल में। आप बिजनेस के लिए आपको बहुत सारा झूठ बोलना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को आप जो आपके डीएनए में नहीं है, जो आपके दिमाग में नहीं है, ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी। तो वो तो भैया फौजी आदमी के बस की बात नहीं। कुछ लोग होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो कर सकते हैं, वो जाने। और रही बात एग्रीकल्चर की, जिसके पास खेती है वो आके खेती कर सकता है। तो खेती की आमदनी इनकम के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं। तो यानी कुल मिला के मैं ये कहता हूं कि आपके पास आ रहे हो, कोई लायबिलिटीज नहीं है, आपके पीछे बैकग्राउंड भी आपका अच्छा है, आपके डिपेंडेंट्स भी कोई नहीं है, आप किसी सूबेदार या सूबेदार मेजर के बच्चे हो, या आप किसी टीचर के बच्चे हो, तो आप सोच सकते हो नहीं मेरी अपनी तनख्वाह से मैंने बीवी के साथ अपने आराम से रहना है, एक बच्चा है, कैसे न कैसे सर्वाइव करें, तो बनता है। आप ज्यादा स्ट्रेस में मत आइए, आ सकते हो। बट मैंने जो बातें की हैं वो बातें आपने मद्देनजर रखनी है। इस तरह फौज को बिना प्लानिंग के छोड़ना नहीं है। अंदर की बात है, तो अंदर की बात बहुत सारे बोलते हैं मुझे एमएससीपी के बारे में बताओ, तो मैं आपको बात कर रहा हूं, आप समय से चलते रहिए, फौज के साथ कहते हैं ना कदम ताल करते रहिए। जब आपका पीएनसी का कैडर है, कैडर करिए, नाइट टूबलदार करिए, एमएफ रीडिंग करिए, एमटी करिए, जो भी प्रमोशन मिलते हैं आप प्रमोशन लेते रहिए। और जो भी इन्फेंट्री, आरटी, मैकेनाइज इस फोर्सेस में उनके लिए अभी खास कोई सर्विस बढ़ोतरी या पेंशन कटौती ऐसे कोई मुद्दों पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, बहुत सारे फौज के साथ चीजें हो रही हैं। धीरे धीरे आपकी बात है, जो सेना के अंदर मैंने बोला है कि जवान प्रीमेच्योर क्यों जाना चाहता है, जवान में मुझे जानता हूं जितनी वो बंदूक नहीं चलाता उससे ज्यादा वो झाड़ू चलाता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इससे एग्री करता हूं, मैंने चीजें देखी हैं, बहुत समझी हैं, 33 साल रहा हूं। तो बाकी लोगों को भी समझना होगा कि जवानों के लिए मैं बहुत सारी पॉलिसियों के बनाने के लिए फाइनेंशियल इंप्लीमेंट चाहिए, गवर्नमेंट सैंक्शन चाहिए। आप इनको नजरअंदाज करके क्यों ना फौज में ऐसी चीजें कर दी कि जवान को भी थोड़ा सांस लेने का समय मिले, जवान भी थोड़ा अपनी मर्जी, उसको अपना एक प्राइवेट टाइम मिले। सबको पता है, सीनियर जीएसयू, बीएचएम सबको पता है कि मैन पावर, प्रॉब्लम ऑफ मैन पावर, सर बंदा नहीं है, अच्छा बंदा नहीं है, ये बंदा नहीं है, वो बंदा नहीं है। एक हरासमेंट क्रिएट है, वो हमेशा चलता रहता है। जब जवान छुट्टी काट के आता है तब खत्म होता है, छुट्टी से जाता है फिर शुरू हो जाता है। बहुत अच्छे से भी देखा है। तो मैं ये आशा करता हूं जो बड़े बड़े आला अधिकारी महोदय बैठे कि जरा इस पे थोड़ा सा काम करिए, जरा देखिए कि फौज में प्रॉब्लम क्या चल रही है। और आपको सब पता है, समझ में आने की जरूरत नहीं है, आप सब साथ रहे हो, पलटन में सब लोग रहते हैं और सब समझते हैं कि क्या चल रही है, सब परेशान है छोटी छोटी चीजों से। तो दोस्तों मैं आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि बिना प्लानिंग के फौज नहीं छोड़ा है। थोड़े से बेशरम बन जाओ, थोड़े से गर्दन नीचे कर लो जब गलत समय। बाकी आप अपने देश के लिए और बहुत समर्पित हो, आप सेना के लिए समर्पित हो, इसमें कोई शक नहीं। आप सभी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारे लोग हमसे कॉल करते हैं, बहुत सारे हमें कमेंट के जवाब मांगते हैं, कुछ व्हाट्सएप के साथ भी जुड़े। मैं उन्हें ही दिलासा दिलाता हूँ, कोई बात नहीं, 2.5% से 0.5% कोई बात नहीं, चीजें बदलती रहेंगी। आप अपने आप को रिनोवेट करिए, अपने दिमाग को थोड़ा मोटिवेट करिए और तसल्ली से चलते रहिए। यदि आपकी ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं तो आप, मेरे व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, आप प्लीज़ मुझे उस पर मैसेज डाल सकते हो। मेरे पास समय होगा मैं आपको जवाब देता रहूँगा। ये था एक वीडियो हमारे प्यारे जवानों के लिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और शेयर करें। जो भी मेरे इस सैनिक जीवन चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।